Hello everyone, welcome back to another video with Ajay. Today we will discuss about the Michelson and Stahl experiments. Michelson and Stahl का जो एक्सपेरिमेंट्स है, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो 1950 में कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च हुए थे। एक तो डीएनए इज़ जेनेटिक मेटल, 1952 में ये मालूम चला कि डीएनए ही एक जेनेटिक मेटल है। और दूसरा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का संपूर्ण एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा ये बताया गया, ट्रांसफॉर्मिंग बताया गया कि जो नेक्स्ट डीएनए है इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरिया सेल, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मिंग सबसे पहले जो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था। उसके बाद एवरी मैकलॉड और मैकार्टे के द्वारा दिया गया था। इसी प्रयोग को और एक्सटेंड किया गया जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। एंड गिव द हिंट दैट डीएनए इज़ ए जेनेटिक मेटल। और उन्होंने कहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मेटल है, बल्कि प्रोटीन को उन्होंने जो डिस्कशन था कि प्रोटीन जेनेटिक मेटल नहीं है, लेकिन उसका सॉलिड एविडेंट नहीं दे पाए। उसके बाद 1950 में फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड गिव द इंफॉर्मेशंस एंड डीएनए इज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने कि जो डीएनए है, जो क्रिस्टलोग्राफी करने के बाद इन्होंने बताया कि जो डीएनए है ये इसका क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद 1952 में हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, हर्शे और चेज के द्वारा रेडियो एक्टिव का यूज़ करके इन्होंने प्रूव किया डीएनए इज़ द जेनेटिक मेटल। उसके बाद 1953 में हम देखते हैं कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा गिव द होल डिटेल मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेनेटिक मेटल। फर्स्ट उन्होंने बताया जो डीएनए जेनेटिक मेटल है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके बाद 1956 में कोरेनबर्ग के द्वारा पॉलीमरेज की डिटेल स्टडी की गई। और 1958 में हम देखते हैं स्टेहल एंड मिचेल्सन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो डीएनए है, ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। वाटसन एंड क्रिक ने बता दिया था कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड होता है। और इन्होंने कहा था कि ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग होते हैं, और एक क्या करता है, पेरेंटल का काम करता है, दूसरा न्यू डीएनए का काम करता है। ये तो हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार की जो स्कीम है ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। और इसको प्रयोग के द्वारा सबसे पहले 1958 में मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल के द्वारा सिद्ध किया गया। जो मटेरियल चाहिए, ई कोलाई बैक्टीरिया, 6M सीजियम क्लोराइड, कल्चर मीडियम चाहिए हमें, यानी जो कल्चर मीडियम जो है दो प्रकार का चाहिए हमें। एक तो N14 अमोनियम क्लोराइड और दूसरा जो है N15 अमोनियम क्लोराइड, जो कि हैवी होता है, इसको हैवी आइसोटोप्स कहा जाता है, जबकि N14 जो होता है ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल है। 4 जो है जो फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए हमारे लिए। ई कोलाई बैक्टीरिया है, इन्होंने इसको कलेक्ट किया इन्वायरमेंट से और इसको ग्रो कराया। तो ये जो नॉर्मल जो होता है इसमें होता है N14 डीएनए इसमें होता है। अब इसको इन्होंने ग्रो कराया काफ़ी अधिक टाइम तक, काफ़ी समय तक इन्होंने इसको। इसके बाद जो नए कल्चर मीडियम है N15, जो कि होता है हैवी आइसोटोप्स होता है। N15 नाइट्रोजन
जो होता है हैवी आइसोटोप्स होता है, तो अमोनियम क्लोराइड इसमें इन्होंने इसको रखा काफ़ी समय तक, काफ़ी जनरेशन तक इन्होंने इसको ग्रो कराया इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जो न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, जो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन होता है, डीएनए में नाइट्रोजन जो होता है, तो वहाँ पे N14 की जगह क्या आ जाता है N15 आ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम इसमें हमने देखा कि क्योंकि जो डीएनए है, जो मूल डीएनए है, दूसरा जो जो पुराना डीएनए है वो एक टेम्पलेट का काम करता है, जो न्यू डीएनए है उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जो भी ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें जो डीएनए होता है उसके डीएनए में N15 डीएनए हो जाता है, यानी ये हैवी आइसोटोप्स इसमें आ जाता है। जो भी डीएनए होगा उसमें क्या होगा, हैवी आइसोटोप्स हो जाता है। अब इसको हम मान लेते हैं G0। अब क्या करते हैं, अगले जनरेशन्स में हम इसको दे देते हैं N14 अमोनियम क्लोराइड में, हम इसको रेप्लिकेशन के लिए छोड़ देते हैं और इसको कहते हैं हम G1। फिर उसके बाद एक बार और हम इसको N14 जो मीडियम है इसमें ग्रो कराने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये 2 बार इसमें रेप्लिकेट करता है और हमें नहीं मालूम कि जो G1 और G2 में किस प्रकार का डीएनए है। इसको समझने के लिए इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करके ट्यूब में सीजियम क्लोराइड, हमने कहा कि सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसको रखा और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इसको दिया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स देने के बाद ये ऑब्जर्वेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखा जाता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है और ये ट्यूब है जिसमें क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन जो ट्यूब है इसमें क्या किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से इसको पास किया जाता है और जो डीएनए इसमें होता है, इस ट्यूब में जो डीएनए होगा इसका प्रतिबिंब इस फोटोग्राफिक प्लेट पे बनता है, यहाँ पे बनेगा जैसे हमें मालूम है यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब किसके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे बनता है। तो N15 हमें मालूम है कि ये हैवी आइसोटोप्स है, इसका ग्रेविटी डेंसिटी अधिक होती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक जो कंसंट्रेशन के आधार पे, ग्रेविटी के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे इसमें क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो N15 जो होते हैं इसकी बॉटम में आपको दिखाई देता है। तो ये तो था हमें, ये एक प्रकार का एक नॉर्मल है, ये सैंपल है कि N15 यहाँ पे होना चाहिए और N14 यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इस प्रकार थोड़ा पोर्ट्रेट में देखिएगा आप इसको। तो N14 ये सैंपल आप देखिएगा इसको, ये सैंपल मैंने कहा था, ये पहले वाला आप सैंपल देखिएगा इसको। तो N15 यहाँ पे होना चाहिए। जो फोटोग्राफी प्लेट में हम देखते हैं कि N14 यहाँ पे दिखना चाहिए और N15 यहाँ पे दिखना चाहिए। तो जो G0 हमने बताया था, जो G0 फेज जो है जहाँ पे कि दोनों ही जो G0 होता है यहाँ पे दोनों का ही जो डीएनए होता है, यानी जो आइसोटॉप्स होता है N15 और N15, तो इसका हम देखते हैं तो इसका जो डेंसिटी है ये आता है यहाँ पे, इसके बॉटम पे आपको दिखाई देगा। लेकिन जहाँ पे दोनों ही होते हैं, जो G1 आप देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि N14 और N15 दोनों ही है, तो इसके आपको दोनों ही दिखेंगे लेकिन इसके थोड़ा ऊपर मिडिल में आपको दिखाई देगा। लेकिन G2 फेज आप देखते हैं कि दोनों ही क्या होता है, अलग अलग 2 बैंड आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे G2 में आप देखते हैं कि ये N15 वाला है और यहाँ पे आपको दिखता है
N14 वाला DNA, N14 DNA। इससे इन्होंने बताया कि जो DNA होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया, जैसे हमने कहा जो N15 वाला जो DNA होता है ये इसके बेस में है, N14 वाला N15 जो है इसके थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देगा, सिंगल बैंड होगा क्योंकि ये क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव हो। और N जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है N14 और N15 आपको 2 स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। तो N15 जैसे इन्होंने DNA लिखा जो रेड वाला है ये 15N DNA है, हैवी आइसोटोप्स इसमें है। 20 मिनट बाद ये क्या होता है रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेड वाला है पेरेंट DNA है और जो ब्लैक वाला है वो प्रोजेनी DNA है, यानी G1 फेज़ आप इसको कह सकते हैं, G1 है, इसको हम G0 फेज़ मान रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं 40 मिनट बाद आप देखते हैं कि फिर ये सेपरेट हो जाता है, पुराना वाला जो सेपरेट होता है इसमें नया वाला ब्लैक वाला जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से मेसलसन्स एंड स्टेहल ने कहा, बताया, एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया कि जो रेप्लिकेशन होता है यह सेमी कंजर्वेटिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।